MCQ सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरे 1000 क्वेश्चंस तक कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में टोटल जो MCQs हैं वो 25 हैं। ये पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के MCQs पूछे जाते हैं। आपको 1000 क्वेश्चंस की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद आंसर्स होगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको केवल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है BD कॉमर्स स्टडी चैनल का और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मूक टेस्ट देना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट का, वो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मूक टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 फरवरी से मूक टेस्ट स्टार्ट होगा। इसके अलावा हमारी PGT कॉमर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी आ चुकी है, वो आपको 1 फरवरी से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बारे में भी डिटेल जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में 1 फरवरी को दे दी जाएगी। बुक पूरी तरह से PGT कॉमर्स का नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB और हरियाणा HTET और हरियाणा रिक्रूटमेंट के सिलेबस को पूरी तरह से कवर करती है। बुक में पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट डिस्कशन है, कंप्लीट वास्ट कवरेज है, लेकिन मिनिमम वर्ड्स में, यानी कि जो एडिशनल मटेरियल है वो छोड़ दिया गया है। केवल महत्वपूर्ण सामग्री उसमें मिलेगी आपको, लेकिन उसका वास्ट कवरेज भी होगा ताकि आप कम समय में बेहतर अपनी परफॉर्मेंस कर सकें। साथ ही साथ उसमें 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, जिनसे आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस बुक का प्राइस भी मिनिमम रखा गया है, मात्र 350 रुपीज, 350 रुपए की बुक है। आप उसको खरीद सकते हैं और उससे अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? इसको नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए मैनेजर। इसका मतलब होता है कि एक प्रबंधक, एक मैनेजर अपने अंतर्गत कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। इसको ही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब कोई प्रबंधक ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है तो इस कहा जाता है कि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। जब कम सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली तो कहा जाता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इनमें से ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कंट्रोलिंग। बाकी HRM के ऑपरेटिव फंक्शन है। दरअसल HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 तरह के फंक्शन करता है। इसके जो फंक्शन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ होते हैं इसके मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन वो होते हैं जिनको बाकी सब मैनेजर करते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, जैसे प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, स्टाफिंग करना, एटसेट्रा। इसके अलावा दूसरे तरीके के कार्य होते हैं इनके ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शंस में जो HRM की ऑपरेशंस हैं वो की जाती हैं। इसमें आ जाता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, एम्प्लॉइज का मेंटेनेंस, ये सब मेंटेन करना। और तीसरे तरह के फंक्शन होते हैं इनके एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस में ये एडवाइज करते हैं टॉप मैनेजमेंट को भी अपने एरिया से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, और बाकी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनको भी ये एडवाइज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म प्रोसेस। दरअसल एम्प्लॉइज डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है, बाकी सब इसके बारे में जो कहा गया है ये सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट में वास्तव में होता है एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करना। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, जो कि अपने आप में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। नेक्स्ट है, क्वालिटी सर्कल्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन? क्वालिटी सर्कल सबसे पहले कहां पे बने? तो इसमें गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जापान। दरअसल क्वालिटी सर्कल्स होते क्या हैं?
क्वालिटी सर्किल होता है एक संस्था में जो वर्कर काम करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे वर्कर जो एक ही जैसा काम करते हैं, उनका आपस में एक ग्रुप बनता है जिसमें 3 से लेकर 12 तक सदस्य होते हैं। और ये सदस्य जो होते हैं, क्योंकि एक जैसा ही काम करते हैं, तो काम करने के बाद ये एक साथ मिलते हैं और मिल करके अपनी बातों को, काम से रिलेटेड समस्याओं को डिस्कस करते हैं और उनका समाधान तलाशते हैं। ऐसे सर्किल को, ऐसे समूह को क्वालिटी सर्किल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक एचआर मैनेजर काम करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवाइजरी रोल। एक एचआर मैनेजर इन गिवन ऑप्शंस में से अपना एडवाइजरी रोल प्ले करता है। एडवाइजरी रोल के अलावा एक वेलफेयर रोल भी करता है, मीडिएटर का रोल भी करता है, डेवलपमेंटल रोल भी करता है, काउंसलर का रोल भी करता है, मोटिवेटर का रोल भी करता है, स्पोक्स पर्सन का रोल भी ये संस्था की तरफ से करता है। नेक्स्ट है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। किसी ऑफिस के काम के जो जनरल रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो दिए होते हैं इनमें से किसमें? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑफिस मैनुअल में। दरअसल ऑफिस मैनुअल एक बुक होती है जिसमें ऑफिस के संदर्भ में सारे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। ये एक तरह से एक गाइड होता है जो एम्प्लॉइज को गाइड करने का काम करती है। इसमें वो सब गाइडलाइंस लिखी रहती हैं कि किस तरीके से लोगों को काम करना है। नेक्स्ट है, आईएलओ हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश्ड हुए कहाँ पे? आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जेनेवा में है। आईएलओ की स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में, 1919 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ताकि जो सोशल रिलेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं और लेबर का कोई उत्पीड़न ना किया जाए, उससे रिलेटेड मुद्दे हैं, और सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि ये माना गया कि अगर सोशल जस्टिस जो है, अगर उसको हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं, प्रिवेल कर पाते हैं, तो फिर एक लंबे समय तक पीस बनी रह सकती है दुनिया में। इसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, द सिस्टमेटिक कलेक्शन, एवेल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स इज कॉल्ड। जॉब के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक तरीके से कलेक्शन करना, एवेल्युएट करना और ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन का, ये क्या है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब ऑप्शन बी, इसको वर्क एनालिसिस कहा जाता है। जो काम होता है, जो वर्क होता है, जो जॉब होती है, जो टास्क होती है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना और उससे संबंध का डेटा का एवेल्युएशन करना और महत्वपूर्ण जानकारी उसमें से निकालना। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फैक्ट्री एक्ट 1948 का ये उद्देश्य है कि उसमें प्रोविजन दिए गए हैं एम्प्लॉइज की हेल्थ, सेफ्टी या वेलफेयर के बारे में। नेक्स्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट है दोनों ही? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉब एनालिसिस के। दरअसल जॉब एनालिसिस में हम जॉब को यानी कि काम को एनालाइज करते हैं, उसकी पूरी नेचर को एनालाइज करते हैं। जब उसकी नेचर को एनालाइज करेंगे तो ये पता चलेगा कि उस जॉब में कौन कौन से काम करे जाते हैं। जब ये पता चलेगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि उसको करने के लिए किस तरह की खासियत की जरूरत होती है, स्पेशलिटीज की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उसी में से जॉब डिस्क्रिप्शन निकलता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस का वो पार्ट होता है जिसमें हम किसी जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि वो काम क्या है, उस काम के कंटेंट क्या है, और इसी का एक परिणाम निकल के आता है जॉब एनालिसिस का, जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी वर्क को करने के लिए हमें किस तरह के ट्रेंड व्यक्ति की या अनट्रेंड व्यक्ति की या पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होगी, यानी कि जॉब की स्पेसिफिकेशन, हमें कौन कौन सी क्वालिटी किसी पर्सन में चाहिए जो इस जॉब को कर पाएगा। नेक्स्ट है, ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस असेसमेंट मेथड की बात हो रही है जिसमें जो को वर्कर होते हैं, साथी वर्कर होते हैं, वो अपने साथी के बारे में जानकारी देते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयर एवेल्युएशन। पीयर का मतलब होता है कि जो साथ में काम करते हैं, यानी कि समान पदों पे काम करने वाले। तो पीयर एवेल्यूशन का मतलब यहाँ पे है
कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एम्प्लॉइज को ही कहा जाता है कि वो सभी म्यूचुअली एक दूसरे के बारे में जानकारी दें कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। नेक्स्ट है इन अनऑर्गेनाइज्ड इन इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वाइल्ड कैट स्ट्राइक। दरअसल वाइल्ड कैट स्ट्राइक का वो एक सिस्टम होता है जब जो यूनियन है एम्प्लॉइज की, यूनियन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या बातचीत चल रही है मैनेजमेंट के साथ, और यूनियन की बातचीत में स्ट्राइक ना करने की शर्त है या ना करने को कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं लेबर के जो कि काम करना बंद कर देते हैं एम्प्लॉइज के, वो काम करना बंद कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो ऐसी स्ट्राइक को कहा जाता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट है एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉइज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। यानी कि एम्प्लॉइज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने काम को प्लान भी स्वयं कर पाए, कंट्रोल भी स्वयं कर पाए। इस तरह का जब हम एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उनकी जॉब को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए जॉब एनरिचमेंट इसको कहा जाता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन है जैसे जॉब एवेल्यूशन भी जॉब की ही जांच होती है, लेकिन इसमें इस संदर्भ की जांच होती है कि ये पर्टिकुलर जॉब में कितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है बाकी जो जॉब है उनके तुलना में, और इस हिसाब से उसका जो वेज रेट है उस पर उस जॉब का वो तय किया जाता है। इसको जॉब एवेल्यूशन कहते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में ये देखा जाता है कि किसी काम को करने के लिए किस क्वालिटी की जरूरत होगी एम्प्लॉय में, तो इससे हमें एम्प्लॉय की क्वालिटी निर्धारित करने में आसानी होती है जॉब स्पेसिफिकेशन से। जॉब फेयर जॉब के लिए फेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर सेवर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी संस्था में से कुछ एम्प्लॉयज को, एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिसर्स को निकाल दिया जाए, संस्था से अलग कर दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान होता है जिसमें उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है। उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गोल्डन पैराशूट इसको कहा जाता है। दरअसल कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक संस्था को दूसरी संस्था ने खरीद लिया या दो संस्थाएं मर्ज हो गई, तो कुछ ऐसी टॉप ऑफिशियल्स की पोस्ट होती हैं जिनको डेफिनेटली बाहर जाना होता है। जब उनको बाहर जाना होता है तो उनको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई आप इस संस्था को, क्योंकि आपको यहाँ संस्था की तरफ से आपको बाहर किया जा रहा है, तो उसके लिए आपके फ्यूचर के लिए हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे। इसके लिए जो टूल होता है उसको गोल्डन पैराशूट बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे डाउन साइजिंग होता है किसी संस्था में जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, कॉस्ट कट करने की जरूरत महसूस होती है, तो एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जाता है संस्था से, संस्था का साइज छोटा करा जाता है, डाउन साइजिंग कहलाता है। हेलो एरर और हेलो इफेक्ट एक ही बात है। ये दरअसल एक ऐसी परिस्थिति होती है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के एक पॉजिटिव इफेक्ट को, एक पॉजिटिव फीचर को देख लेता है और उसको महसूस करता है, बाद में उसी पर्सन का दूसरा किसी एरिया के बारे में उसको टिप्पणी करनी है या उसके बारे में उसको आइडिया लगाना है, तो वो पहले वाले पॉजिटिव रेफरेंस की वजह से हर चीज को, उसकी दूसरे चीज को भी पॉजिटिव समझ लेता है। इसको हेलो एरर कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज इज। इसमें कहा गया है, पूछा गया है कि ऐसे यूनियन के बारे में बताना है हमें, ऐसे एम्प्लॉय यूनियन के बारे में बताना है जिसके बारे में ये होता है कि एम्प्लॉयज फ्री होते हैं, वो चाहे तो यूनियन को ज्वाइन करें, चाहे तो यूनियन को ज्वाइन ना करें, वो संस्था में बने रह सकते हैं, वो संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ओपन शॉप। इस सिस्टम को ओपन शॉप कहा जाता है जहां पे आप ओपन होते हैं, फ्री होते हैं, आप चाहे तो यूनियन में शामिल हो या ना हो। और इसके अलावा इसका जो अगेंस्ट होता है ओपन शॉप का वो होता है क्लोज शॉप। क्लोज शॉप एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वही एम्प्लॉय संस्था में रहेंगे जो यूनियन का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। क्वालिटी वर्क लाइफ मेजर की जाती है इनमें से किसकी मदद से? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इन सब की वजह से। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, हम उसकी क्वालिटी को, उस काम की क्वालिटी को जहां पे वो काम कर रहे हैं उसको जानना चाहते हैं कि क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है। तो उसमें इन सब की मदद से माप सकते हैं। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया रखते हैं, फिर देखते हैं परफॉर्मेंस पूरी हो रही है नहीं हो रही है। एट्रिशन रेट, नौकरी छोड़ने की दर, कितने लोग जॉब पे आते हैं और कितनी जल्दी वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, उसका रेट क्या है, दर क्या है। एब्सेंटिज्म का डेटा, लोगों का अनुपस्थित रहना या ना रहना।
तो जब क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नौकरी छोड़कर कम जाएंगे, एब्सेंट कम रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अदरवाइज उसके अपोजिट रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गी इन तायर द मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। इसमें पूछा गया है कि गी इन थायर के अकॉर्डिंग इनके एक मॉडल दिया गया है गी इन थायर के द्वारा, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसी ट्रेनिंग नीड जिनको आइडेंटिफाई किया गया है वो इनमें से मतलब ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एम्प्लॉय को कौन कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इनमें से ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी की जरूरत होती है। घी इन थायर का जो मॉडल है उसमें ये बताया गया है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करेंगे कि संस्था के हिसाब से कैसी ट्रेनिंग की जरूरत है, टास्क एनालिसिस करेंगे, जो वो काम करते हैं, वर्क करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, और मेन एनालिसिस में जिस पर्सन को ट्रेनिंग देना है एम्प्लॉय को, उसके उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि उसको किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग तय की जाती है कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी व्यक्ति का दायित्व या कर्तव्य कि वो जो काम उसको सौंपा गया है उसको करे, इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहा जाता है उत्तरदायित्व। दरअसल अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ही टाइप के वर्ड हैं, लेकिन इन सबके मीनिंग अलग अलग हैं, जुड़े हुए थे बट अलग हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है यू हैव द पावर टू डिसाइड, आपको डिसाइड करने की पावर है, आपको काम करने की पावर है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो इसलिए होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या आउटकम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट के प्रति आपकी जवाबदेही कि रिजल्ट अच्छा है या अच्छा नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो काम सौंपा गया आपको वो काम करना है और पूरा करना है, इस बात का जो दायित्व होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको जो काम दिया गया आप उसको पूरा करें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया उसका रिजल्ट वो होना चाहिए जो रिजल्ट चाहा गया था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक तरीका होता है जिसमें एक ऑफिसर जब उसके पास बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है तो कुछ टास्क अपना वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, उसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से ह्यूमन रिसोर्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं है। बाकी सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन ये सब ह्यूमन रिसोर्स के टास्क हैं, उसके कार्य हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, अनट्रू है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर सेम। तो ये अनट्रू स्टेटमेंट है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग चीजें होती हैं, बाकी सब ट्रू स्टेटमेंट है। दरअसल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो आप काम करते हैं उसकी स्किल बढ़ाने के लिए, आप अच्छा काम कर सके अपने काम को, इसके लिए आपको जो सिखाया जाएगा वो ट्रेनिंग कहलाएगा। डेवलपमेंट होता है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, कि आप ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए भी तैयार हो जाएं, ये डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज फैक्ट्रीज एक्ट एनेक्टेड, किस वर्ष में फैक्ट्री एक्ट बनाया गया? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1948 में बनाया गया फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कौन सा फंक्शन, कौन सा स्टेप इनमें आता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, प्रारंभिक साक्षात्कार में ये तय किया जाता है कि एम्प्लॉय को आगे सिलेक्शन आगे जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसमें कंटिन्यू रखना है या यहाँ से उसको वापस कर देना है, शुरुआती इंटरव्यू होता है ये एकदम। नेक्स्ट है वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज, जो वर्कर होते हैं वो रेशनलाइजेशन यानी कि विवेकीकरण का विरोध करते क्यों हैं? तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन होता क्या है? विवेकीकरण, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है काम की अच्छे तरीके से, रैशनल तरीके से जांच करना कि वास्तव में हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है, वास्तव में हम उनको कितना काम सौंप सकते हैं, एक विवेकपूर्ण तरीके से। तो इसका विरोध एम्प्लॉइज कभी कभी करते हैं, क्यों करते हैं? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यानी कि उनको एक खतरा रहता है कि हो सकता है छंटनी होने लग जाए, छंटनी होने लग जाए
क्योंकि संस्था अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रैशनल तरीके अपनाने जा रही है, तो उसका उद्देश्य ये भी हो सकता है मैनेजमेंट का कि वो एम्प्लॉइज को इस नाम पे बाहर निकालने लगे कि आपके काम की जरूरत अब नहीं है, संस्था के पास ये वाला काम कम है या नहीं है, या एम्प्लॉय ज्यादा हो गए, तो इस वजह से वो विरोध करते हैं इसका। नेक्स्ट है किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल एवेल्यूएशन मॉडल इंक्लूड द फॉलोइंग। किर्कपैट्रिक का जो 4 लेवल एवेल्यूएशन मॉडल है वो इनमें से कौन सा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है जो उसमें शामिल है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन डी लर्निंग इसमें शामिल है। दरअसल किर्कपैट्रिक का जो 4 लेवल मॉडल है उसमें उसके 4 लेवल हैं: रिएक्शन, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स, परिणाम। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। एचआरएम, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें जो आइडियाज आए हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट से आए हैं, डिफरेंट एरियाज से आए हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा इनमें से एक विषय है जिसका कोई योगदान नहीं है मानव संसाधन प्रबंधन में। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बायोलॉजी। बाकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, इन सब से ही मिला करके मूल रूप से एचआरएम बना है। तो ये था आज का डिस्कशन, और इसी के साथ ये वीडियो के साथ साथ ये पूरी सीरीज भी जो 1000 एमसीक्यूज की ये समाप्त हो जा रही है। इसके बाद नई सीरीज शुरू करेंगे, और जैसे कि अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है तो अब इसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो केंद्रीय विद्यालय पे फोकस्ड रहेंगे। जब भी कोई पीजीटी का एग्जाम आता है कॉमर्स का तो उसको फोकस करके कंटिन्यूस हम वीडियोज बनाते हैं, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। इसके अलावा आप कंटेंट लेने के लिए अगर आपको बुक लेना है पीजीटी कॉमर्स, अगर आपको मूक टेस्ट लेने हैं तो उन सब के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे आपको सुझावों को पूरी तरह से